आखिरकार वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जिस दिन का हम पिछले 10 साल से इंतजार करते आए कि कब हमें दोबारा मौका मिलेगा अपने उम्मीदवार को चुनने का, अपनी हुकूमत यहाँ कायम करने का और अपने मुश्किलात और मुतालबे हल करने का। वो वक्त हमारे सामने है और 5-6 दिन के अंदर अंदर पटन की आवाम जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि अगले 5 साल के लिए आपका नुमाइंदा कौन होगा। 5 साल के लिए एमएलए के तौर पे आप किसको पसंद करेंगे। मैं उस पर आऊंगा ना, लेकिन रियाज साहब के इलेक्शन पे आने से पहले मैं अपने इलेक्शन के हवाले से 2-3 बात यहां करना चाहता हूं। लगभग 3 महीने हो गए मैं यहां पटन की सरजमीन पे आया था। मैंने यहां कैंपेन की, मैंने रोड शो किए, मैंने कोशिश की कि जगह जगह पहुंच के मैं अपने आप को लोगों के सामने पेश करूं। मेरी उस वक्त यही उम्मीद थी, तमन्ना थी कि मैं बारामुल्ला पार्लिमानी हलके की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में करूं। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था। बारामुल्ला के वोटरों ने फैसला अलग किया और यहां से उम्मीदवार एक और जीत के गया। लेकिन इस मौके पर जाती तौर मैं पटन के वोटरों का शुक्रगुजार हूं कि उस हार में भी मुझे पटन ने लीड दी। जब आप बैठो ना, अब आप बैठो। उस वक्त जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे गए, जज्बाती तकरीरें हुई। एक उम्मीदवार को जेल से छुड़वाने के लिए तकरीरें हुई। एक उम्मीदवार को, अब आप मेहरबानी करके खामोश रहें, एक उम्मीदवार को फांसी से बचाने के लिए वोट मांगे गए और बारामुल्ला पार्लिमानी हलके के लोगों ने उनको वोट दिए। चलिए, बदकिस्मती से जिसको यहां से जितवाया वो पार्लियामेंट अंदर जाने के लिए जेल से छूटा नहीं। अगर छूटा तो 20 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां के वोटों को तकसीम करने के लिए, आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए, बीजेपी का एजेंडा यहां पूरा करने के लिए। और आज मैं जरूरी समझता हूं कि यहां पे सिंहपुरा पटन में मैं अपने वोटरों को इस बात के लिए बाखबर करूं कि आज भी उस बारामुल्ला इलेक्शन की तरह आपके वोटों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आपके आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसके हवाले से? वो शख्स जिसके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क। आज मैं मजबूर होता हूं इन चीजों को यहां दोहराने पे, क्योंकि इनका जवाब अभी तक मुझे हासिल नहीं हुआ। जिस शख्स ने मुझे बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में हराया, जगह जगह अपनी तकरीर में वो कहता है कि मैं हुर्रियत का एजेंडा जो है उसको जिंदा रखना चाहता हूं, मैं शबीर शाह साहब को जेल से छुड़वाना चाहता हूं, मैं यासीन मलिक साहब को फांसी से बचाना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के बाकी कैदियों से को जेल से निकालना चाहता हूं। अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो करो। खुदारा मुझे वो पहले ये बताएं, जिस एफआईआर के तहत वो गिरफ्तार हुए, उस एफआईआर में 5 लोगों के नाम दर्ज हैं। उन 5 में शबीर शाह भी है, उन 5 में यासीन मलिक भी है, उन 5 में आसिया अंद्राबी भी है,
उन 5 में मसरत आलम भी है। मुझे बताइए ना, आप उन 5 में से सिर्फ ये शख्स क्यों बाहर आया? वो 4 आज अंदर बंद क्यों है? और अगर वाकई वो इनके इतने हमदर्द हैं तो खुदारा मुझे बताए ना, अब जो शख्स श्रीनगर में राजबाग हुर्रियत के दफ्तर के बाहर जाके उनका बोर्ड उतारता है, जो शख्स मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की मांग करता है, उसी शख्स के जरिए इंजीनियर रशीद साहब पे हार पहनाए जाते हैं। मुझे बताएं ना, आप कैसे? कहीं ना कहीं तो करने में और कहने में फर्क है। इसी तरह अजीब अजीब तकरीरें आज तक इन 15-20 दिन में मैंने जगह जगह अपनी तकरीर के जरिए इंजीनियर रशीद साहब से एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा, ना इंजीनियर साहब, खुदा ना खास्ता कल को अगर बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए 5-7 एमएलए की जरूरत पड़ी और आपके 2-3 एमएलए होंगे, आप क्या करोगे? अभी तक एक बार भी इंजीनियर रशीद साहब ने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी की मदद नहीं करूंगा, नहीं कहा। कहीं ना कहीं तो तार जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं तो अंदर अंदर से मामला पक रहा है। नहीं तो उनके लिए कितना मुश्किल है ये कहना कि इलेक्शन के नतीजों के बाद उनके उम्मीदवार जो हैं कभी बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद क्यों किया? हमने अलायंस क्यों की? हमने वागूरा की सीट क्यों छोड़ी? क्योंकि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम वाज़िया तौर ये बताएं कि इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर को हुकूमत हम बनाएंगे बिना बीजेपी के। हम यहां बीजेपी को आने नहीं देंगे। नहीं तो यहां वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में भी पटन के लोगों को धोखा दिया। 2014 में ये कलम दवात वाले, इन्होंने जब इलेक्शन के दौरान पटन के लोगों से वोट मांगे, उस वक्त उनका उम्मीदवार कोई और था, आज उम्मीदवार कोई और है, लेकिन मैं उस बात पर भी आऊंगा। लेकिन 2014 में जो आज सेब के नाम पे वोट मांग रहा है, 10 साल पहले तो वो कलम दवात के लिए वोट मांग रहा था। और जगह जगह उनकी तकरीर क्या थी कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। पटन के लोगों ने उस वक्त पीडीपी के उम्मीदवार को जितवा के कामयाब किया। इलेक्शन खत्म होते ही वो पीडीपी का उम्मीदवार कहां गया? बीजेपी की गोद में। अब खुदारा मुझे बताइए ना, जिन लोगों ने 2014 में आपसे झूठ बोला, आप क्या उम्मीद करोगे कि आज वो आपको सच बोलेंगे? जिन लोगों ने 2014 में बीजेपी को यहां लाया, जिन लोगों की बदौलत आज हमारी अपनी रियासत नहीं है, अरे ना याद करिए, जब 10 साल आईन अपने जमीन पे हक, अपनी दरियाओं पे हक, अपने पहाड़ और जंगल पे हक, अपने रोजगार पे हक, आज ये तमाम हकूक हमसे छीने गए। और उन्हीं लोगों की बदौलत जिन्होंने 2014 में आपसे बीजेपी को बाहर रखने के लिए वोट मांगे और इलेक्शन के फौरन बाद उसी बीजेपी को यहां लाया। आज जो पीडीपी के नाम पे वोट मांगते हैं, पहले तो इस बात की माफी मांगे कि एक बार नहीं 2 बार उन्होंने यहां बीजेपी को लाया। और आज जो शख्स पीडीपी के नाम पे वोट मांग रहा है, अरे 2 दिन पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे खड़ा था। मैं ये सियासत नहीं समझता ना। खुदारा वो मुझे समझाएं, अगर 3 महीने पहले
रियाज बेदार साहब अच्छे इंसान थे। अगर 3 महीने पहले मैं यहाँ बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए बेहतरीन उम्मीदवार था, अगर 3 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि वो हमारे स्टेज पे खड़े थे, उन्होंने पलहालन में हमारे लिए वोट मांगे। अगर उस वक्त उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगे, रियाज बेदार साहब के लिए मांगे, मेरे लिए मांगे, तो जाहिर सी बात है हमारे में उस वक्त कोई खराबी नहीं थी। खुदा मुझे आज समझाए ना, इन 3 महीनों में क्या खराबी आई? क्या खराबी इतनी ही थी कि हमने आपको मैंडेट नहीं दिया? मतलब ये कि आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं, आप लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते हो, आप पटन के लोगों के मुतालबे हल नहीं करना चाहते हो, आप दिल्ली के साथ मुकाबला नहीं करना चाहते हो। आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी खुदगर्जी है कि मुझे कहीं से मैंडेट मिलना चाहिए था। अब हकीकत यह है कि पहले दिन से जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने उनको कहा था कि ना मैं रियाज बेदार साहब को नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप आओ, जमात की मदद करो, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन उसको इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। होशियार रहिए ना इन लोगों से, जिनका मकसद आपकी खिदमत करना नहीं है, जिनका मकसद आपके मुतालबे हल करना नहीं है, जिनका मकसद यहाँ पे नौजवानों के रोजगार का बंदोबस्त करना नहीं है, जिनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि कोई भी टिकट मिले हमने इलेक्शन लड़ना है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो न सिर्फ दिल्ली से अपने हकूक हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके रोजमर्रा के जो मसले हैं उनके भी हल करने में लगे हुए हैं। यहाँ कितने नौजवान बेरोजगार हैं जिनको पिछले 10 साल से किसी ने पूछा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह आपका उम्मीदवार यहाँ से जीते, हमारी हुकूमत बने, हम पहले दिनों के अंदर अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर में 1 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजमत लगाना शुरू करेंगे। यहाँ कौन सा ऐसा घर है जो बिजली को लेके परेशान नहीं है? और बिजली के बिल जब 2014 में मैंने हुकूमत छोड़ी थी, बिजली का बिल 200, 250, 300 रुपए, 300 रुपए महीने से ज्यादा नहीं। आज हर घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं। आज बिजली का बिल अगर 2000 रुपए से कम महीने का आएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 2000 से कम बिजली का बिल आपका आता नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली बांटना शुरू करेंगे। इसी तरह हमने अपनी माओ बहनों से कहा है कि जो महंगाई का असर घर पर पड़ रहा है, जो गैस के सिलेंडर की कीमत आज 1700-1800 रुपए है, हम आपके घरों में इंशाल्लाह साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने का काम करेंगे। इसी तरह शेर कश्मीर से हमें बैठो ना, शेर कश्मीर से हमें विरासत में बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का निज़ाम मिला था। इन लोगों ने एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निज़ाम को ख़त्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चियों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। और इसी तरह चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए हो, चाहे वो सेहत के लिए हो, तालीम, सड़क, बिजली, तमाम जो आपके मुतालबे हैं उनको हम हल करके रखेंगे। लेकिन आप लोगों को एक मेहरबानी करनी होगी, आपको सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। मैं जानता हूं ये जमींदारी का दौर है। इस वक्त आप लोगों का इस जलसे में आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पर
आम तौर पर ये कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो लोग कहते हैं ना आप अभी यहाँ रखो, हम जिम्मेदारी खत्म करके फिर वापस आके दफनाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी एक तरफ रख के इस जलसे में हिस्सा लिया। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये जोश, ये जज्बा, इसको पहले अक्टूबर तक कायम और दायम रखो। आप मेरे गुजारिश के मुताबिक, जनाब आगा महमूद साहब के गुजारिश के मुताबिक यहाँ से एक शानदार, ईमानदार और मेहनती उम्मीदवार को यहाँ से चुन के कामयाब करें। और मेरे नजरिए में पटन असेंबली हलके में जनाब रियाज बेदार से बेहतर कोई नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा। चले, उम्मीदवार जितने भी हों, बटन जितने भी हों, अब आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला बटन छोड़ दो, दूसरा नंबर बटन, अंग्रेजी में इसको वी फॉर विक्ट्री कहते हैं, हो गया दूसरा नंबर वी फॉर विक्ट्री। इंशाल्लाह रियाज बेदार साहब की कामयाबी।